आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का लेसन 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव का क्वेश्चन बैंक जो कि झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आपका, भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुई? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में। अगला है, भारत की संसद में क्या शामिल है? तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला है, शून्यकाल किससे संबंधित है? तो शून्यकाल में इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यह आपका प्रश्नकाल के बाद का काल है, तो ये चीज आपका इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ये आपका जब प्रश्न पूछते हैं कोई भी चीज को लेकर के उस बात को लेकर के किया गया है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का अर्थ क्या है? तो ओबीसी का अर्थ है अनुसूचित जाति जनजाति से अलग शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय। सीधा सभी में समझिए, बर्नवाल, गुप्ता, कोरी, यादव, ये सब क्या है आपका पिछड़ी जाति है, अन्य पिछड़ी जाति, जिसको हम लोग ओबीसी भी कहते हैं। तो ये क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति से अलग है और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से क्या है, पिछड़े हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, कार सेवा का आयोजन कब किया गया था? तो कार सेवा का आयोजन 1992 में किया गया था। कार सेवा का आयोजन कब किया गया था? 1992। अगला प्रश्न है आपका, मंडल आयोग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो मंडल आयोग का नाम बोले तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल आयोग का नाम किसके नाम पर पड़ा? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर पड़ा था, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। बामसेफ, बामसेफ का पूर्ण रूप क्या है? तो बामसेफ का पूर्ण रूप है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। ठीक है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयड फेडरेशन, बामसेफ। स्पेलिंग अगर इंग्लिश में बोले तो ये हो जाएगा बाम, BAM, बाम, CEF, सेफ, बामसेफ। ठीक है, B से हो गया बैकवर्ड, A से एंड, M से माइनॉरिटी, उसका फिर एम्प्लॉयज फेडरेशन, बामसेफ। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी? राजीव गांधी की हत्या 1991 में की गई थी। अच्छा, राजीव गांधी से याद आया, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1984 में। इंदिरा गांधी की हत्या जो है आपका 1984 में हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1984 में। उन्हीं के जो है कुछ क्या बोले हैं, सॉरी, मतलब उनकी जो देखरेख करते थे सुरक्षाकर्मी, उन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, बाबरी मस्जिद का ध्वंस कब हुआ था? तो बाबरी मस्जिद का ध्वंस की अगर बात करें तो आपका 1992 में हुआ था। और एक क्वेश्चन तब इससे और भी बन जाएगा आपका, राम मंदिर का जो अभी बन रहा है इसका प्राण प्रतिष्ठा कब है? 22 जनवरी, 22 जनवरी 2024, ऐसे याद कीजिए क्योंकि बाद में आज से 5 साल बाद भी पूछेगा तो ध्यान रह जाएगा। 22 जनवरी 2024। उसको कब लाओगे? 90 क्या? राम मंदिर को कब लाओगे? 2019 में या 20 में आपका जजमेंट आया था, एक बार देख लीजिएगा जजमेंट वाला। बाबरी मस्जिद। अगला है आपका, 1989 में कांग्रेस के प्रभाव में कमी के क्या कारण थे? तो कांग्रेस के प्रभाव में कमी के कारण थे करिश्माई नेताओं का अभाव, बिल्कुल सही बात है भाई। कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ गई थी, क्षेत्रीय दलों का क्या हो रहा था, प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। हिंदू अथवा हिंदुत्व शब्द को किसने गढ़ा था? हिंदू अथवा हिंदुत्व शब्द को BD सावरकर ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था? BD सावरकर ने हिंदू अथवा हिंदुत्व शब्द को गढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था। किसने कराया था? मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो मंडल आयोग जो सिफारिश दिया था उसकी सिफारिशों को राष्ट्रीय मोर्चा ने लागू किया था। किसने लागू किया था? राष्ट्रीय मोर्चा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री नहीं बने? सोनिया गांधी बनी है, इंद्र कुमार, सॉरी सोनिया गांधी, हाँ सोनिया गांधी नहीं बनी है, सोनिया गांधी नहीं बनी है, इंदिरा गांधी बनी है। सोनिया गांधी अब तक बस सपने देखते रही लेकिन बनी नहीं। राहुल गांधी भी सपना ही देख रहा है, अब तक 49 साल का हो गया, बना भी नहीं है। अगला है,
भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? 1986। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है 1980 में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1980 में हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांसीराम थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांसीराम, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय पर। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो जब चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब कई दल आपसी सहयोग से सरकार बनाते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? गठबंधन कहा जाता है। मतलब जब एक पार्टी कोई जीत नहीं पा रही है तब क्या कर रही है? बहुत सारा दल आपस में मिल करके एक सरकार बना रही है, जिसको क्या कहा जाता है? गठबंधन की सरकार। या दूसरे शब्दों में वैसी सरकार जो एक से अधिक दलों से बनी होती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इस प्रकार की सरकार में किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं रहता। इस प्रकार के सरकार में क्या बोले हम? एक दल का प्रभुत्व नहीं रहता। अगला आपका दलगत व्यवस्था की चुनौतियां बताएं। दलगत व्यवस्था की चुनौतियों के रूप में हम गरीबी, विस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका और न्यूनतम मजदूरी को भी ले सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? दलगत व्यवस्था। इस सब का देखो आंसर छोटा छोटा है तो आपको पूरा याद कर लेना है, ठीक है। जहां कोई बड़ा लगेगा मैं टिक करके छोटा कर दूंगा उसको। अगला है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ बताइए। तो सामूहिक उत्तरदायित्व वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत संसदीय प्रणाली में संपूर्ण मंत्रिमंडल को एक इकाई माना जाता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या माना जाता है? एक इकाई माना जाता है। मंत्रिमंडल के जो भी निर्णय होते हैं वे इसके सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं और इसके लिए सभी मंत्रिमंडल के सदस्य समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। मतलब सिंपल सा भी हम बोले, अभी आप लोग जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबको मैंने एक दायित्व दिया कि एक काम करते हैं, आज जो है युवा दिवस है, युवा दिवस के अवसर पर आप लोग क्या करते हैं? एक प्रोग्राम का छोटा सा आयोजन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। अगला है 1984 था 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली थी? तो 1984 था 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कितना सीट मिला है? तो देख लीजिए, लोकसभा की 415 सीट 1984 में मिला था और 1989 में 197 को सीट मिला था। 1984 में 415, 1989 में 197। अगला है राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा बनाई गई सरकार को कठपुतली सरकार क्यों कहा जाता है? तो राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा बनाई गई सरकार को कठपुतली सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह दो राजनीतिक समूहों भाजपा और वाम मोर्चा के समर्थन से बनी थी। वह किसके समर्थन से बनी थी? दो होगा, एक हो गया भाजपा और दूसरा हो गया वाम। तो दोनों के समर्थन से बना था, इसलिए इस सरकार को क्या कहा जाता है? कठपुतली सरकार कहा जाता है। राष्ट्रीय मोर्चा को कठपुतली की तरह नचाने वाले दलों के नाम बताएं। तो राष्ट्रीय मोर्चा को कठपुतली की तरह नचाने वाले दो दल भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा है। कौन है? भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा है, जिसने क्या किया था? राष्ट्रीय मोर्चा को ये अपने अनुसार नचा रहे थे, कठपुतली की तरह नचा रहे थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अनुभववाद या प्रयोगवाद का अर्थ बताइए। अनुभववाद या प्रयोगवाद क्या है? तो किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि जैसा उस समय उपयुक्त हो वैसा करो, प्रयोगवाद कहलाता है। देखो अनुभववाद या प्रयोगवाद किसको बोलते हैं? जैसे सिंपल सा भी बोले, हम अभी देख रहे हैं कि पढ़ाने का तरीका भी पीछे आगे में बहुत कोई लिख ही रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पीछे में बैठ करके बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो ये क्या? प्रयोगवाद। कोई सिद्धांत नहीं, जैसा आपको लग रहा है वैसा आप लोग काम कर दीजिए। तो किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि जैसा समय उपयुक्त हो वैसा करना प्रयोगवाद कहलाता है। अगला है आपका केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार कब बनी थी? तो केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार वर्ष 1977 में बनी थी। केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार कब बनी? वर्ष 1977 में, ध्यान रखिएगा। अगला है गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। इस कथन के पक्ष में और विपक्ष में आप तर्क दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। अब देखो क्या कर रहा है, गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारा के अंतर्गत सत्ता में हिस्सेदारी की बात पर जोड़ देते हैं। किस पर जोड़ देते हैं? सत्ता की हिस्सेदारी पर जोड़ देते हैं। पद की लोलुपता ने विचारधारा के विपरीत भी दलों को गठबंधन करने के लिए प्रेरित किया है।
इसके अलावा पद की लोलुपता ने विचारधारा के विपरीत भी दलों को गठबंधन के लिए प्रेरित किया कि सब कोई चाहता है कि क्या करें, हम कुर्सी ले लें। कुर्सी तभी ले पाएंगे जब दोनों पार्टी मिलेंगे, तो दोनों पार्टी मिल करके अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य बदलाव क्या थे? तो पहला क्या हुआ, 1989 में कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई। किसकी समाप्ति हुई? कांग्रेस प्रणाली की। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय राजनीति। राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका। क्या बोले हम? राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका जो है प्रभावशाली हो गई। इसके बाद आता है आपका आर्थिक नीति। आर्थिक नीति जिसे नई आर्थिक नीति का भी कहा जाता है, इसका अनुसरण किया गया। फिर देखिए अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद कब हुआ था? दिसंबर 1992 में। बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह विवादित ढांचे को विध्वंस में कई घटनाओं का समापन हुआ और अभी जो है बने के तैयार कब हो जा रहा है? 22 जनवरी 2024। और ये बहुत विशाल बन रहा है। और अभी अगर बात करें, अयोध्या में इतना बुकिंग हो गया है कि एक होटल का किराया 1 लाख तक जा चुका है। एक रूम का किराया, सॉरी होटल नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। एक रूम का किराया 1 लाख, ठीक है, इतना महंगा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। गठबंधन सरकारों के उदय के कारण लिखें। गठबंधन सरकार का उदय क्यों होता है? गठबंधन सरकार का उदय की अगर बात करें, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना। पहला क्या बोले हम? राजनीतिक दलों का कमजोर होना। दूसरा है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव और सरकार के निर्माण में बढ़ती भूमिका, ये भी इसका रीजन है। तीसरा है आपका जाति व संप्रदाय आधारित अवसरवादी। ये सब देखो 1 नंबरिया वगैरह में आएगा, सॉरी 2 नंबर में आएगा। ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, सारा लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। फिर देखिए शाहबानो प्रक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शाहबानो प्रकरण में क्या है? शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसे तलाक के बाद पति ने गुजारा भत्ता देने से क्या किया था? मना कर दिया था। तो इसने सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के तहत शाहबानो को पति के गुजारा भत्ता देने का निर्देश किया। लेकिन एक बात जानते हो, लड़का लोग से गुजारा भत्ता मांग लिया जाता है, लेकिन लड़की लोग अगर जॉब में है तो उन लोग से गुजारा भत्ता नहीं लिया जाता है। बड़ा दुख वाला बात है ये सब, लेकिन लड़की लोग कुछ भी कर सकती है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। जिनका अगला है बहुदलीय प्रणाली में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को क्या लाभ हुए? तो बहुदलीय प्रणाली से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को निम्नलिखित फायदे हुए हैं। बहुदलीय प्रणाली से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को क्या हुआ? बहुत सारा फायदा हुआ है। पहला है विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व। विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व। बहुदलीय प्रणाली के कारण भारतीय राजनीति में सभी वर्गों तथा हितों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इस प्रणाली में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होती है। इस प्रतिनिधि में क्या होता है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता मिलता है। अधिक दलों के कारण मतदाताएं अपने वोट का प्रयोग करने के लिए अधिक स्वतंत्र होती है। मतदाताओं के लिए अपने विचारों से मिलते जुलते दल को वोट देना भी क्या होता है? आसान हो जाता है। आगे देखो मंडल मुद्दा क्या है। मंडल मुद्दा की बात करें तो 1978 में जनता पार्टी सरकार ने दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन किया था। जनता पार्टी ने क्या किया था? दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, या फिर इसको बीपी मंडल भी कहा जाता है, इसलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मंडल आयोग। अब आता है मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश। इसने क्या कहा था? ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देना चाहिए। भूमि सुधार को पूर्णतः लागू किया जाना चाहिए। 1990 की बात करें, 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की बात की। इतना लंबा नहीं लिखिएगा, यहीं तक लिखिएगा। देखिए जो आप कम करने का रहेगा हम कम कर देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला है अयोध्या विवाद के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो अयोध्या विवाद 16वीं सदी में मीर बांकी के द्वारा, 16वीं सदी में किसके द्वारा? मीर बांकी के द्वारा। 16वीं सदी में मीर बांकी द्वारा अयोध्या में बनवाई गई मस्जिद के बारे में कहा गया, यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर, यह मस्जिद क्या हुआ था? मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। यह मामला अदालत में लाया गया और 1940 के दशक में ताला लगा दिया गया। बाद में जब ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति हुई। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया। इसके कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैली। 1993 में मुंबई में क्या हुआ? दंगे फैल गए और विवाद की जांच के लिए
लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। अंत में को लिख देना। अभी जो है वहां पर बाबरी मस्जिद की जगह पर क्या बन रहा है, अयोध्या मंदिर बन रहा है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों से भरी एक बोगी में आग लग गई थी और इस आग के पीछे मुस्लिमों का हाथ होने का संदेह था, जिसमें लगभग 1100 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 1100 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे। इस दंगा को मुसलमान विरोधी दंगा कहा गया। इसको क्या कहा गया? मुसलमान विरोधी दंगा कहा गया। यह दंगा 2002 में गुजरात के गोधरा नामक स्टेशन पर हुआ था। कहां पे? गुजरात के गोधरा नामक स्टेशन पे। मानवाधिकार आयोग ने हिंसा को नियंत्रित करने और पीड़ितों को राहत देने में विफल रहने से गुजरात सरकार की भूमिका की आलोचना भी की थी। पता है गोधरा कांड में तुम्हारा नरेंद्र मोदी का भी नाम आता है। जितना भी नेता है ना, सब एकदम बेदाग नहीं है, सब में कुछ कुछ दाग लगल है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है, खूबसूरत से दिखने वाले चांद में भी जब दाग हो सकता है तो बाकी में भी तो रहेगा ही। कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी है, और हमें उसी को एक्सेप्ट करके चलना भी है। आगे देखते हैं। ये आपका 9 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम छोड़ दे रहे हैं 9 नंबर को। आगे बढ़ते हैं। गठबंधन सरकार भाव छोड़ दिए। हाँ, यहाँ 11वां नंबर देखिए। मिस्टर ध्यान दीजिए ना, हो गया 2 हर बार से देखो, कांग्रेस की गठबंधन राजनीति की व्याख्या करें। वर्तमान में भारत में गठबंधन सरकारों का युग है, अतः कांग्रेस को गठबंधन के संदर्भ में अपनी नीति बदलनी पड़ी थी। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रंग का गठन कर कांग्रेस ने केंद्र में सरकार का गठन किया। पुनः 2009 में संप्रंग ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर केंद्र में सरकार का गठन किया। महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस एक गठबंधन सरकार चला रही है। महाराष्ट्र राज्य में क्या कर रही है? कांग्रेस एक गठबंधन सरकार चला रही है। आज कांग्रेस गठबंधन की अपरिहार्यता को स्वीकार कर चुकी है। अब आता है 12वां नंबर। लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासक क्यों कहा जाता है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मोटे तौर पर 2 प्रकार से संचालित किया जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, दूसरा है परोक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधि शासन। क्योंकि आज विश्व में क्या है, बड़े बड़े राज्य अस्तित्व में है। विश्व में क्या है, बड़े बड़े राष्ट्र अस्तित्व में है जिनकी करोड़ों की जनसंख्या है और विशाल आकार के कारण वहां जनता सीधे शासन नहीं चला सकती। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वही अपना क्या करती है? देश को चलाने में योगदान देती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? देशों में लोकतंत्र का यही रूप प्रचलित है। अब देखो बामसेफ। बामसेफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बामसेफ का गठन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। यह संगठन मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का संगठन था जो सरकारी नौकरियों में थे। इस संगठन ने बहुजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का क्या किया? तरफदारी किया। बामसेफ आगे चलकर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बन गया। बामसेफ क्या बन गया? दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बन गया। आगे चलकर यही समिति बहुजन समाज पार्टी बनी और यह पार्टी मुख्य रूप से दलितों के अधिकारों और शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है। किसके खिलाफ? दलितों के अधिकार और शोषण के खिलाफ। प्रारंभ में बसपा एक छोटी पार्टी थी। बसपा क्या थी? छोटी पार्टी थी और जिसका आधार हरियाणा और पंजाब में था, लेकिन आगे चलकर पार्टी का उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जनाधार बना। बसपा के प्रमुख नेता कौन थे? काशीराम थे। बसपा के प्रमुख नेता कौन थे? काशीराम थे, जिन्होंने पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, मतलब जमीन से लेकर के आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और इसके बाद अब कौन है? सुश्री मायावती जी इस पार्टी के अध्यक्ष है। कौन है? सुश्री मायावती जी, ध्यान रखिएगा। बहुजन समाज पार्टी के अभी मैन कौन है? मायावती। पहले कौन था? काशीराम। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। तो हम इस कथन से सहमत हैं, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है, क्योंकि अभी भी कुछ राज्यों में कांग्रेस की सत्ता कायम है। 1975 से 1977 तक आपातकाल की स्थिति रही, लेकिन कांग्रेस को सफलता मिली। 1989 से 1991 तक फिर कांग्रेस सबसे बड़ी विरोधी दल रहा। 1991 के मध्य अवधि चुनाव में फिर से कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। कब? 1991 में। 1996 में वामपंथियों ने गैर कांग्रेसी सरकार का समर्थन किया।
क्योंकि कांग्रेस और वाम दोनों ही भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहती थी। और 2004 से लेकर के 2014 तक कौन रहा था फिर? यूपीए की सरकार, यानी कि अभी कांग्रेस में ही था। उसके बाद अभी 2014 में क्या हुआ? अभी कांग्रेस पार्टी अभी हट गई है। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह है कि अभी भी देश की राजनीति पर किसका असर है? कांग्रेस का असर है। हाँ, लेकिन आने वाले हमको लगता है फिर 2024 का चुनाव में फिर शायद बीजेपी ही जीतने वाला है, कांग्रेस की चांस कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है गठबंधन सरकार के लाभ और हानि क्या है। देखो, बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में संसदीय सरकार की स्थापना गठबंधन की राजनीति के आधार पर ही संभव है, क्योंकि मतदाता किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं देते। मतदाता क्या करते हैं? एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं देते, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? बहुदलीय व्यवस्था को अपनाना पड़ता है, जिसमें क्या है, एक से अधिक दल शामिल है। सरकार पर किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं जमता। 1988 तक सरकार पर किसका नियंत्रण था? कांग्रेस का। आरंभ में तो उसने सभी वर्गों और हितों का ध्यान रखा, लेकिन बाद में अपनी मनमानी करना आरंभ कर दिया। शक्ति के दुरुपयोग के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी। गठबंधन की राजनीति, आपातकाल की घोषणा गठबंधन की राजनीति में नहीं हो सकती थी। कि क्या किया था? शक्ति का दुरुपयोग भी किया था। कौन? कांग्रेस पार्टी। इंदिरा गांधी आपातकाल लगा दी थी उस टाइम में। सरकार अधिक से अधिक वर्गों, हितों और विचारधाराओं का ध्यान रखने लगती है तो उसे जनता की सरकार कहा जाता है। और जब अगर वो अकेला किसी एक विशेष पार्टी का ध्यान रखे तब उसको जनता की सरकार नहीं कहा जाएगा। चलिए, और भी देखना। नहीं, इधर भी तो है। हाँ ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ग्रुप में चैप्टर देंगे, इसको लिख के आप करके कल आ जाना। कुछ छूट रहा है क्या? हाँ ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक सारा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय। मैं आशीष सर आपके साथ, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे पूछ भी सकते हैं।